सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कभी मेयर तो कभी कमिश्नर और कभी एडमिनिस्ट्रेटर, और अगर कोई नहीं तो लावारिस। यह है मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की गवर्नेंस और वो बदइंतजामी जिसकी वजह से कराची आज शदीद बदहाली और लातादाद छोटे बड़े मसाइल का शिकार है। वज़ीर आला सिंध के मुअव्विन खुसूसी और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची जैसे अहम मनसब पर तैनात करने के बाद तो जैसे KMC में जान ही आ गई। लेकिन KMC में जान डालने की इस तैयारी ने कराची वालों की जान ज़रूर निकाल दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में एक इजलास में हुकूमत सिंध ने के इलेक्ट्रिक के बिलों के ज़रिए कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC का फायर और कंजर्वेंसी टैक्स वसूल करने का फैसला किया। KMC फायर और कंजर्वेंसी टैक्स मिलाकर पहले ही मुख्तलिफ किस्म के 13 टैक्सेस वसूल कर रहा है और इस वक्त इसे फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स से सालाना 21 करोड़ रुपए हासिल होते हैं। अब अगर वसूली का ये मुआहदा तय पा जाता है तो के इलेक्ट्रिक 100 और 200 रुपए के KMC के ये दो टैक्सेस अपने 25 लाख से ज़ायद सार्फिन से वसूल करेगी और इस हिसाब से KMC को सालाना 9 अरब रुपए मिलेंगे। KMC की जिम्मेदारियां क्या हैं और कौन कौन सी सहूलियात शहरियों को फराम करना इस इदारे के ज़िम्मे है, ज़रा ये भी आपको बताते हैं। प्लानिंग, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, इसके अलावा पुलों की तामीर, सड़कों की तामीर, गैर कानूनी कब्ज़ों को रोकना, तजावुज़ात का खात्मा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम, फायर फाइटिंग का निज़ाम, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, चार्ज पार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, मरम्मत और मेंटेनेंस, इसके अलावा बरसाती नालों की तामीर, मरम्मत और मेंटेनेंस, फिर मुज़ब्बा खानों की निगरानी, भैंसों के बाड़ों, दूध की सप्लाई और कीमतों की निगरानी, मेडिकल, टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड अस्पताल, कराची ज़ू, फिर तफरी पार्क्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, साहिल समंदर की देखभाल, आर्ट गैलरीज, म्यूज़ियम इस वक्त बंद पड़े हैं, लाइब्रेरियां हैं जो खस्ता हाल हो चुकी हैं या बंद पड़ी हैं। और अब KMC ने नया जो टैक्स कलेक्शन के ज़रिए नया टैक्स लगाने की अब आवाम पर तैयारी कर ली और सिंध हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये टैक्स वसूल करने का प्लान बनाया है। के इलेक्ट्रिक जो पहले ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जनरल सेल्स टैक्स, इसके अलावा TV लाइसेंस फ़ीस, फिर बैंक चार्जेस अपने बिल में वसूल कर रहा है। उनके टैक्सेस के बाद अब आवाम की जेब पर एक मज़ीद बोझ बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है और सरकारी टैक्सेस की वसूली का इस इदारे का काम नहीं है, तो ये किस कानून के तहत सरकारी वसूलियाँ प्राइवेट इदारे से करवाई जा रही हैं। फिर जो टैक्स के वसूल होगा उसको किस तरह से कराची के लोगों पर लगाया जाएगा, किस तरह से उसका हिसाब किताब रखा जाएगा, क्या उसके बाद कराची की हालत में कुछ बेहतरी आ सकती है। ये सवाल, इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची, MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये तजवीज़ पेश की है सिंध हुकूमत को ये फायर और कंजर्वेंसी टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिलों में लेने की, ये तजवीज़ आपको काबिल अमल दिखाई दे रही है और इससे क्या कराची के हालात में बेहतरी आ सकती है? देखिए अरबाब साहब, ये एक बदनीयती पे प्लानिंग की गई है, एक सियासी एजेंडा है। अच्छा। कराची पे कब्जा और KMC को ताला लगाने की प्लानिंग है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से अवाम को पता चले कि इनकी बदनीयती क्या है। SLGA 2013 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ही बनाया था। मेरे पास उसकी कॉपी इस वक्त मौजूद है। अच्छा। KMC के फंक्शंस जो 2013 के एक्ट में इन्होंने दिए हुए हैं, जो KMC परफॉर्म करना चाहिए, जो KMC के फंक्शंस हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, फंक्शंस अलग हैं। जो आपने अभी इंट्रो में कहा कि सॉलिड वेस्ट का काम KMC के पास है, ऐसा नहीं है। अच्छा। आपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो KMC के पास नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो जो फंक्शंस KMC के पास है जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं आपको शेड्यूल 5 SLGA 2013 की कॉपी दिखा रहा हूँ। सही। इसमें टैक्सेस, रेट्स, टोल्स एंड फीस टू बी लेविड बाय मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, ये मैंने नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाया। बदनीयती देखें जरा। इसमें नंबर 1 है फायर टैक्स KMC कलेक्ट कर सकती है, कंजर्वेंसी टैक्स KMC कलेक्ट कर सकती है। अब कंजर्वेंसी टैक्स में, कंजर्वेंसी टैक्स का मतलब क्या होता है कि सड़कें साफ हों, गार्बेज अपनी जगह पे जा रहा हो वक्त पे, गेट के आगे, आपके घर के आगे गार्बेज ना हो सड़कों पे, सीवरेज सही तरह बह रहा हो, गटर ना उबल रहे हों,
पार्क साफ हो, मेंटेन्ड हो, सड़कें ठीक हो, लाइटें स्ट्रीट लाइट जल रही हो, तो कंजर्वेंसी टैक्स लिया जा सकता है। अब ये केएमसी के पास है फंक्शन कंजर्वेंसी टैक्स का, मगर गार्बेज कलेक्शन का जो है, गार्बेज डिस्पोजल का, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास है, सीएम साहब के पास है। पानी और सीवरेज का काम सीएम साहब के पास है। तो ये दोनों काम जो है जहां कंजर्वेंसी टैक्स लगाया जा सकता है, अवाम नहीं दे रही थी कंजर्वेंसी टैक्स, क्योंकि उनके घरों के सामने कचरे का ढेर था और गटर उबल रहे थे। उसके बाद ड्रेनेज टैक्स केएमसी जमा कर सकता है, ड्रेनेज भी अवाम नहीं दे रही क्योंकि वाटर बोर्ड सीएम साहब के पास है, वाटर बोर्ड के साथ सीवरेज लगा हुआ है, उनका काम है। ये केएमसी ये भी क्लैरिफाई कर दिया, ये करने दिया। ये अवाम कब से नहीं दे रही? जब आप मेयर थे ये अवाम तब भी नहीं देती थी, या जब पीपल्स पार्टी का दौर आया उसके बाद अवाम ने देना खत्म किया? 2000 पीपल्स पार्टी का दौर जब आया तो अवाम ने, इन्होंने कचरा उठाना बंद किया, गटर उबलने लगे, पूरा शहर गटर की शक्ल पेश कर रहा है आज कराची। अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिया। ये केएमसी को टैक्स किया जाता है, एनयूसीटी। इससे पहले 2007 में जब लगाया गया था तो अवाम दे रही थी ये टैक्स और कचरा उठ रहा था। अच्छा। इसके बाद आ जाए नंबर 5। लेकिन वसीम साहब, ये 2019 तक आप थे। जी, ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, चले आप बताएं प्लीज। मैं सियासत नहीं कर रहा, अवाम को पता होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं खिलवाड़ कराची के साथ ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। फी ऑन कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज ऑल ओवर द सिटी, ये केएमसी का फंक्शन है जहां से टैक्सेस आते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग कंट्रोल जमा करता है, केएमसी को नहीं करने देते। ये 4 साल मुझे नहीं करने दिया। अच्छा, उसके बाद फी ऑन लाइसेंसेस, सैंक्शंस, परमिट्स ग्रांटेड बाय केएमसी, वो हम नहीं जमा करते, लोकल टैक्स डिवॉल्व कर दिया है डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद एक टैक्स ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटीएस टावर्स, जो घरों पे आपने मोबाइल के टावर्स देखे, उसका टैक्स केएमसी का फंक्शन है एज पर द एसएलजी 2013। अच्छा। ये मैं नहीं कलेक्ट कर सकता था केएमसी में, ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कलेक्ट करती है जो कि सिंध गवर्नमेंट के पास है। इंटरटेनमेंट टैक्स केएमसी को कलेक्ट करना चाहिए, मगर हमें करने नहीं दिया 4 साल इन्होंने। एक्साइज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो करती है टैक्स कलेक्ट। उसके बाद सेस, ये नंबर 13 है। एसएलजी कह रहा है कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना भी टैक्स जमा करेगी उसका सेस एक कोई परसेंटेज। थोड़ी सी ये भी वजाहत कर दें कि आपको जमा नहीं करने दिया गया, कैसे? कानून साजी करके आपको रोका गया, क्या बंदिशें थी आपके ऊपर? बंदिशें ये थी कि ये फंक्शंस मुझे दिए ही नहीं गए। अच्छा। एसएलजी 2013 में तो फंक्शंस लिखे हुए हैं कागज पे, मगर बाय नोटिफिकेशन अपने पास रख लिए। ठीक है, अब मजे की बात देखें, पहले केएमसी को उजाड़ा गया, टैक्स कलेक्ट नहीं करने दिया। अब ये बहाना बनाया कि केएमसी के पास रेवेन्यू नहीं है, तो कंजर्वेंसी टैक्स जो है वो हम बिजली के बिल में दे के कलेक्ट करेंगे। अवाम उस वक्त कंजर्वेंसी टैक्स देगी जब आप कचरा साफ करोगे कराची के शहरों सड़कों से, सीवरेज ठीक करोगे, पार्क मेंटेन करोगे, स्ट्रीट पे लाइट जल रही होंगी, स्ट्रीट सही होंगी, खड्डे नहीं होंगे, बुरा हाल नहीं होगा, तो आप कंजर्वेंसी टैक्स जमा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आप जो केएमसी को पैसे नहीं देते हो, ऑक्ट्रॉय जिला टैक्स अपने पास रखते हैं, केएमसी को नहीं देते, बहुत कम तादाद में देते हैं। अच्छा, बेटरमेंट टैक्स बिल्डिंग कंट्रोल जमा करती है जो कि केएमसी को करना चाहिए। कमर्शलाइजेशन फीस केएमसी का काम है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जमा करती है। प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध जमा करती है। मोटर व्हीकल टैक्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध जमा करती है। तो केएमसी कैसे परफॉर्म करेगा? अब ये केएमसी को डिपार्टमेंट्स को खत्म करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक के थ्रू अगर ये कंजर्वेंसी टैक्स लेना चाहते हैं तो पहले इनको ये पता होना चाहिए 7.5 अरब के ड्यूज हैं केएमसी के इलेक्ट्रिक पे, पहले वो तो लें। तो ये बदनीयती पे टैक्स लिए जा रहे हैं, कराची दुश्मनी पे। कराची, अच्छा, टैक्सेस अगर कलेक्ट करने हैं तो सिर्फ कराची ही नजर आता है आप कंजर्वेंसी टैक्स। लेकिन वसीम साहब, कैसे लोग तो मजबूर, अगर लोग टैक्स नहीं भरेंगे, वो बिल नहीं भरेंगे, तो के इलेक्ट्रिक वाले 2 महीने बाद आके बिजली काट देंगे, वो तो फिर लोग लाइट से अपने बिजली कनेक्शन अवाम रोड पे भी आएंगे और लोग कोर्ट में भी जाएंगे। जब आप जो टैक्स कलेक्ट करते हो उससे कचरा क्यों नहीं उठाते आप? सीवरेज क्यों नहीं ठीक करते आप कंजर्वेंसी टैक्स के इलेक्ट्रिक के बिल में मजाज नहीं हो डालने के। आप के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तो जमात इस्लामी पहले ही अदालत में है और वो केसेस अभी पेंडिंग में। इलेक्ट्रिक की बात नहीं हो रही है, मैं तो सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। ये सिंध गवर्नमेंट की साजिशें हैं, चाल है ये।
तबाह करना केएमसी को ताला लगाना चाहते हैं सारे डिपार्टमेंट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तुजा वहाब तो कल ये यकीन दिला रहे थे मुर्तुजा वहाब साहब कि मैं रोज मीडिया पर आऊंगा, लोगों के टैक्स का पैसा कहाँ सर्फ हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, मैं सारा हिसाब किताब दूंगा। तो उनकी बात पर अभी वो जाहिर नए नए आए, बड़े एनर्जी के साथ वो आए, यकीन करें नहीं करें उनकी बात पर? फिर देखें, उनको भी अंदर से पता है, मुझे तो अफसोस भी नहीं बल्कि उन पे तरस आने लग गया है, क्योंकि मुझे पता है वो जहाँ आए हैं वहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक ये सारे डिपार्टमेंट उनके कंट्रोल में नहीं होंगे। अभी जब वो बाहर निकलते हैं तो वाटर बोर्ड के एमडी को साथ लेते हैं, वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के एमडी को साथ लेते हैं, केडी के डीजी को साथ लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर के मातहत नहीं है ये लोग, क्योंकि पीपुल्स पार्टी में स्पोक्स पर्सन है, इसलिए वो ये ऑफिसर्स इनके साथ आ जाते हैं। मेरे साथ नहीं आते थे ये, अच्छा, ये तो इनके साथ आते हैं, मगर इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि ये ऑर्डर्स दें इनको, ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे रखिएगा बात को, क्योंकि कराची को जब तक उसका शेयर नहीं दिया जाएगा, ऑक्ट्रॉय का पूरा शेयर, जो टैक्सेस जमा केएमसी करती है वो पूरे करने नहीं दिए जाएंगे, वो महकमे नहीं डिवॉल्व किए जाएंगे। जो महकमे एचएलजी 2013 में कम से कम वो तो डिवॉल्व कर दे केएमसी को, वो भी बाई नोटिफिकेशन अपने पास रखे थे। लेकिन वसीम साहब देखिए, आप केएमसी को खुद आप इख्तियारात देने की बात कर रहे हैं, फंड्स देने की बात कर रहे हैं, और जब केएमसी के लिए ये सिंध हुकूमत कलेक्शन के मुख्तलिफ तरीक़ेकार के तहत टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है, तो फिर उसी पर आप एतराज़ भी कर रहे हैं? नहीं, आप अभी भी नहीं समझे फिर इसका मतलब। ओ भाई, टैक्स को लेना ले टैक्स, मगर वो काम तो करें। कचरे के अंबार लग रहे हैं शहर में, लोगों के दुकानों के आगे, घरों के आगे गटर उबल रहे हैं, पहले वो तो ठीक करें, उसके बाद टैक्स लगाएं। और जो टैक्स आपको देता है कराची, लेकिन वसीम साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि ये वाले फायर और कंजर्वेंसी टैक्स ये आपके दौर तक लोग देते थे, पीपल्स पार्टी के दौर में लोगों ने देना खत्म किया? नहीं, सुने नहीं, जो 4 साल मेरे गुजरे हैं उस पर नहीं देते थे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो सीएम के पास था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास था। वाटर बोर्ड और सीवरेज वो सीएम साहब के पास था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास था। वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे, कचरे के अंबार थे, इसलिए अवाम केएमसी को टैक्स नहीं देते थे, और नहीं देना चाहिए। जब तक ये दो चीजें ठीक नहीं करेगी सिंध गवर्नमेंट, टैक्स कराची के लोगों को नहीं देना चाहिए, कंजर्वेंसी का गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, क्योंकि ये जो टैक्स जमा करते हैं, जो टैक्स मिलता है इन्हें, उसको कहाँ खर्च करते हैं? बेटरमेंट टैक्स कहाँ जाता है? सड़कें क्यों नहीं साफ, सिग्नल क्यों नहीं काम कर रहे कराची के? कोई भी सिग्नल काम नहीं कर रहा, सड़कों का हाल देख लें, गटर उबल रहे हैं, तो कौन देगा इनको कंजर्वेंसी? ये तो खा जाएंगे, ये सारा टैक्स जमा करके दुबई ले जाएंगे। वज़ीर आला तो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सड़कों के नाम बताते हैं कि ये शारा फैसल हमारे दौर में तामीर हुई, ये तारिक रोड की हमने रेनोवेशन करवाई, यूनिवर्सिटी रोड बनाया, तो ये चंद फ्लाईओवर्स उन्होंने बना दिए। अपना कैमरा ले जाएं यूनिवर्सिटी रोड पे भी और तारिक रोड पे भी, और जो अंडरपासेस इन्होंने बिलावल साहब से ओपन कराए उनकी हालत देख लें जाके। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है। बल्दिया में जाएं, औरंगी में जाएं, कोरंगी में जाएं, मलीर में जाएं, साउथ डिस्ट्रिक्ट में जाएं, गटर उबल रहे हैं वहां सारे। ये सिर्फ सियासी स्टेटमेंट है। तो वसीम साहब, फिर अवाम अब क्या करे? इसका फिर हल क्या है? सड़कों पर अवाम निकला है, उनको कोई लीड करने वाली कहीं कोई जमात, कोई इस तरह की पावर भी तो होनी चाहिए ना। अवाम ऐसे रैंडम सड़कों पर निकलेंगे तो क्या हल निकलेगा? अब उस पावर की जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने ये हरबे खत्म नहीं किए तो अवाम खुद निकलेगी, किसी को निकालने की जरूरत नहीं होगी। लोग कोर्ट में जाएंगे, और मैं फेडरल गवर्नमेंट से कहूंगा कि के इलेक्ट्रिक के थ्रू ये काम कभी नहीं होना चाहिए जब तक ऑक्ट्रॉय का पूरा पैसा ना दे केएमसी को सिंध गवर्नमेंट, जो उसका ड्यू शेयर। पीएफसी क्यों नहीं करते? सही, लेकिन वज़ीर तो आखिर मुख्तसर में बता दिएगा कि अदालत में जाने के बाद तो फिर लोगों को सालों वहां पर केसेस की पैरवी करनी पड़ती है, वहां से तो फैसले नहीं हो पाते। ऐसा नहीं है, अदालतें जानती हैं, इनका गवर्नेंस, वे ऑफ गवर्नेंस भी जानती है। 13 साल हो गए, एक बस नहीं चलाई, 1200 अरब हर साल मिलते हैं एनएफसी में, कहाँ चले जाते हैं सब जानते हैं। कोर्ट इनको इस तरह से ब्लंडर्स नहीं करने देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, साबिक मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा। और को निकलना चाहिए और अदालतों का रुख करना चाहिए, सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। अब चूँकि के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये टैक्स वसूली की बात हो रही है, तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी पहले ही आवाज़ उठा रही है, लोगों को मोबिलाइज़ कर रही है, अदालत भी गई है, लेकिन वहाँ से अभी तक उनके हक़ में भी कोई फैसले इस तरह के आ नहीं सके। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो हाफिज़ साहब, आप तो पहले से अदालत में मौजूद हैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ। अब सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक के ज़रिए बिल जमा करने की कोशिश, टैक्स जमा करने की कोशिश कर रही है,
और ये ज़ाहिर आने वाले दिनों में अगर इसकी मंजूरी हो गई, ये बिल लोग देंगे भी, अदालत में केसेस चलते रहेंगे, लोग सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे, आखिर में पैसा तो लोगों की जेब से ही निकलना है। अब देखेंगे तो बहुत आसान तरीका देख लिया ना कि ये टीवी का बिल जो है वो जो टैक्स है वो भी पाकिस्तान के तमाम लोगों से बिजली के बिल में ले लिया जाए, फिर उसके बाद कंजर्वेंसी चार्जेस भी ले लिए जाएं, फिर फायर टैक्स भी ले लिया जाए, हर चीज बिलों में लगा कर दे दें। तो ये जो इतने डिपार्टमेंट में हजारों लोगों की भर्तियां की हुई हैं, और खासतौर पर हम अपने सूबा सिंध में देखते हैं कि कराची के नौजवानों को तो मुलाजमतें मिलती ही नहीं है। तो जो भर्तियां इन्होंने की हुई हैं ये किस लिए हैं, ये डिपार्टमेंट किस लिए बने हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ही एक जवान है ना, मुर्तजा वहाब साहब का ताल्लुक तो कराची से ही है। देखिए ना, मुर्तजा वहाब साहब बजाय इसके कि यहाँ पर आकर डेवलपमेंट का काम करते और सिंध हुकूमत से पैसे लेते, कि जो हमारे ही पैसे हैं 95% रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है सिंध को, और उसके जवाब में सिंध जो है कराची को क्या देता है। मैं तो विफाक की भी बात नहीं कर रहा, वो भी बहुत कुछ भी नहीं देता, लेकिन सिंध क्या देता है। अब आप देखें कि एनएफसी अवार्ड में ये पैसे मांगते हैं, लेकिन पीएफसी अवार्ड मुनक़िद ही नहीं करते। 2010 से मामला ऐसी पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि जिन टैक्सों की ये बात कर रहे हैं, कराची का ये हक है कि उसे जो ऑक्ट्राय टैक्स मिलता था, और 18वीं तरमीम के बाद ये तय हुआ था कि सिर्फ सिंध वो सूबा होगा जिसमें इन ल्यू ऑफ ट्राई पैसे मिला करेंगे। उसमें शेयर हमारा 74% हुआ करता था, वो शेयर करते 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 ये 24% पे ले गए। जो विफाक से 26 अरब रुपए मिलते हैं, पहले हमें 74% उसका मिला करता था कराची को, अब उसका सिर्फ 24% मिलता है। तो इसका तो जवाब दे पहले मुराद अली शाह के कराची को वो ये जो खास कराची के बल्दियाती कामों के लिए पैसे मिलते हैं वो तो आप दे नहीं रहे। आप टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में लगाकर पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं शहर के लोगों के साथ। आपको जवाब देना पड़ेगा कि जो इस वक्त मंसूबे चल रहे हैं सिंध में तरक्याती बजट के हवाले से, जो वर्ल्ड बैंक के और एशियन तरक्याती बैंक के, उसमें से कोई एक मंसूबा कराची में मौजूद नहीं है। इवन ये है कि सलेक्ट के नाम से जो अरबों रुपए का जो मंसूबा है, उसमें 2-2, 3-3 क्लासरूम ठीक करने की बात है। 10 अजला इंटीरियर सिंध के हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का बजट बना हुआ है, वहां से लूटेंगे, खाएंगे। ठीक है, हाफिज साहब, ये क्यों नया टैक्स सिंध हुकूमत लेने जा रही है? टैक्स लेने के लिए शैला रजा साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हमारे ज्वाइन कर चुकी हैं, जरा उनसे जानते हैं। शैला साहिबा, अभी वसीम अख्तर साहब भी पहले मौजूद थे, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो बजट है केएमसी का, उसको इस्तेमाल आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जो पहले से टैक्स कलेक्शन है वो उन टैक्सेस से काम होता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा? कराची में क्यों बारिश होती है तो पानी भर जाता है, जगह जगह कचरे के ढेर हैं? पहले ये काम तो करें, फिर टैक्स लें, जरूर लें आवाम से। मुल्क का वो कौन सा इलाका है जहाँ पे बारिश होने के बाद बिल्कुल साफ सुथरा रहता है? अब तो इस्लामाबाद में भी इतना पानी भरा, मुझे हैरान। कहाँ पर साफ है और कहाँ पानी है, जरा बताइएगा। जी मैं अगर जी हाफिज साहब जरा नहीं, अगर आप लोग ने बात करनी है तो आप लोग करते हैं। शैला साहब आप मुकम्मल कीजिए। हाफिज साहब जरा मैं मौका देता हूँ आपको। शैला साहब थोड़ी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, फिर काउंटर क्वेश्चन करता हूँ। आप लोग बात कर लें, आप करें शैला साहब, गुफ्तगू अपना मौके बयान करें। हमने तो इस्लामाबाद में देखा कि बहुत ज्यादा बारिश हुई। इतनी बारिश तो कहीं भी नहीं हुई जो पिछले साल कराची में हुई। 90 साल का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन पानी नहीं भरना चाहिए था क्योंकि कराची में हुई थी। साफ रहना चाहिए था, बिल्कुल अमेरिका में भर जाए, लंदन में भर जाए, सऊदी अरब में भर जाए, लेकिन कराची में नहीं भरना चाहिए था क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है। अब मैं बात करती हूँ कि पीएफसी जिनके साथ आप बैठे हुए हैं, हर हुकूमत में आप बैठे हुए होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट में उनके 3-3 सूबों में हुकूमत है, वहाँ पे एक भी बल्दियाती गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। आपने टेन्योर पूरा किया। आप अदालत में ये कह नहीं सके कि आपको जो है एलोकेटेड बजट जो है वो कम मिला, नहीं मिला, नहीं कह सके। और इसके बावजूद हमने सिंध में हमारे यहाँ मुद्दत पूरी हुई। आपके जो पैसे जमा होते थे, सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मिसाल दे दूं, उसमें 4 करोड़ रुपए का इजाफी टैक्स भी हुआ है और बचत भी हुई है और इलाके में लग भी रहा है। और उससे आपके जमाने से ज्यादा जो है वो सॉलिड इन्वेस्ट की जो है वो जो है क्या कहना चाहिए ट्रिप हो रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा कराची में। आपको जो पैसे मिलने थे वो जरूर मिले आपको, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसमें से इजाफी करके कराची में इतने ओवरहेड ब्रिजेस और मुख्तलिफ करे, लेकिन कराची में बिल्कुल काम नहीं हो रहा।
ये जो वर्ल्ड बैंक है जिससे 803 वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक जिससे 803 अरब रुपए के हमने मंसूबे शुरू किए हैं, ये एक साथ थोड़ी आते हैं। इतना तो काम आप लोग भी मुल्कों में करते हैं। ये हर साल एक शैला साहब, जब बजट में ये जितने काम आप बता रही हैं, अगर ये तमाम काम हो रहे हैं तो फिर ये नए टैक्सेस लेने की जरूरत क्यों, फिर ये मजीद टैक्सेस लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप इस्लामाबाद के शहर, मुल्क के दूसरे हिस्सों की बारिशों की जो बात कर रही हैं, वहाँ सुबह दोपहर में बारिश होती है, रात तक वहाँ सड़कें साफ हो चुकी होती हैं। यहाँ जब मलीर नदी बह जाती है तो कोरंगी के इस तरफ वाले 3-3 दिन यहीं फंसे रहते हैं, उस तरफ वाले 3-3 दिन वहीं फंसे रहते हैं, वो आ जा नहीं सकते। जी 30 साल से जिनके पास कराची का बल्दियाती निजाम है, पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है ना। उन्हें तो रिकॉर्ड पैसे मिले थे मुशर्रफ के जमाने में, उन्हें तो हर चीज मिली थी। तो ये आके क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं बनी चीजें? हम तो एक सिस्टम को बना रहे हैं, अंडरपासेस बना रहे हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं कब कह रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन कराची में हम एक बेहतर तरीके से दाखिल हो रहे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये इस पे नहीं लड़ते कि एनएफसी अवार्ड में हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, इस पे नहीं लड़ते कि सिंध को उनके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा, इस पे नहीं लड़ते कि कराची के ऊपर अभी एक तजवीज आई है उसको अप्रूव नहीं किया गया, वो जो है उस पे कोई बहस नहीं की गई, ये रोना शुरू हो गए। और ये जो कराची वाले, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हाईएस्ट जो है वो पेट्रोल की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में, 1 रुपए 30 पैसे से 4 रुपए तक यूनिट गया, तो 3 दफा गवर्नमेंट छोड़ दी। और आज आप देखें आपके 23 रुपए क्रॉस कर गया यूनिट, और अभी कराची के लिए और आ रही है खबर। ये सत्तू पी के बैठे हुए फेडरल गवर्नमेंट, वो जब हुकूमत छोड़ते भी थे तो आप लोग फिर उनको हुकूमत में वापस शामिल भी कर लेते थे। फिर रहमान मलिक साहब दौड़े दौड़े आते थे, उनको मनाते थे, और सुबह हुकूमत छोड़कर वो रात में हुकूमत में वापस शामिल हो जाते थे। तो ये ना हो कि कराची का मैंडेट जिनके पास है उनको हम वर्किंग रिलेशनशिप में ना रखें। लेकिन एक बात मुझे और कहनी है आपसे बहुत जरूरी, कि वफाक के कुछ मंसूबे चल रहे हैं सिंध में, नॉर्दर्न बाईपास का एक्सटेंशन, एक्सपो का, बहुत सारे इस तरह के। उन्हें 3 साल से रोककर अपने नुमाइंदों को 15-15 करोड़ करके एमक्यूएम को, पीटीआई को अब तक 50 करोड़ दिए जा चुके। नजर आए आपको कराची में लगे हुए किसी एक हल्के में? और दूसरे K4 बड़ा मातम रहता है उसका। मैं पूछना चाहती हूँ कि कभी इन लोगों ने हिसाब लिया कि नून लीग ने कितने पैसे लगाए अपने दौरे हुकूमत में? 50% के ऊपर ये मुआहिदा है, और पीटीआई ने तो 2 साल से लगाए नहीं। ठीक है, चलें एक ब्रेक लेते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, शैला रजा साहबा से मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा और जमात इस्लामी से हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये अभी हम एमक्यूएम से सवाल कर रहे थे तो उन्होंने जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी, पीपल्स पार्टी से आप सवाल करें तो पीटीआई, नून लीग, एमक्यूएम तमाम लोग जिम्मेदार हैं। तो अब ये जिम्मेदारी किसके सर ये आवाम इसको ठहराएगी? चलें हाफिज नईम साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। शैला साहब, अब ये जो एक कलेक्शन आप लोग ये 9 अरब रुपए की अगर केई से करने में कामयाब हो जाते हैं, इससे क्या बेहतरी आ सकती है कराची के लोगों की जिंदगी में? देखिए, मुझे एक तो सवाल को दोबारा कर दें। मगर ये के इलेक्ट्रिक के जरिए अगर आप लोग ये 9 अरब रुपए ये जमा करने में कामयाब हो जाते हैं केएमसी के टैक्स की मद में, कराची वालों के लिए इससे क्या बेहतरी आ सकती है? फिर कहीं किसी सड़क पर कोई गटर लाइन टूटी हुई नहीं नजर आएगी, कहीं कचरा नहीं पड़ा होगा। तो नहीं कह रही, मैं ये समझती हूँ कि कराची इतना बड़ा हो गया है, और जो लास्ट ईयर बारिश हुई थी उसके बाद ये प्लान किया गया है कि हम सीवरेज सिस्टम को हर हाल में ठीक करेंगे। हालांकि पंजाब में शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं पागल नहीं हूँ कि मिट्टी में पैसा दबा दूँ, और लेकिन हम सीवरेज सिस्टम को सही करते हुए जा रहे हैं। अगर आप हमारा नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट और जो हमारी मुख्तलिफ सड़कें बनी हैं तो उनके साथ आप देखें कि हमने डिफरेंट जो छोटी छोटी गलियाँ थी, वो छोटी छोटी सड़कें थी, उनको बना के एक सिस्टम को बेहतर किया है। मैं नहीं कह रही कि इनकलाब आ रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि हम पहले से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कराची बहुत बड़ा है, नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा मॉनिटर करेंगे और फंड को देखेंगे कि किस तरह यूटिलाइज हो रहा है। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की मिसाल दी है कि किस कदर ज़्यादा हमारा टैक्स कलेक्शन भी हुआ है और जो बचत भी हुई है वो भी।
जबकि वहाँ पे सिर्फ डीसी के हाथ में था, और वहाँ पे जो रिटायर हुए थे लोग उनको भी उनकी पेंशन का वापसी शुरू कर दी गई है। तो हमें देखना यह है कि पूरे मुल्क में अगर यही होगा कि धौंस और डंडे के जोर पर अपनी पसंद के लोग बिठा दिए जाएं तो फिर डिलीवर नहीं होगा। और अगर आप हॉस्पिटल्स देखें, शरद साहब यहाँ सिंध में भी तो ये हो रहा है। मुर्तजा वहाब साहब आप लोग के पसंद के थे, जब भी तो उनको लगाया गया। उनका क्या एक्सपीरियंस था? उन्होंने माजी में ऐसी क्या काम किया है इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पर? मैं ये समझती हूँ कि एक्सपीरियंस तो मुस्तफा कमाल को भी नहीं था। बहुत सारे पुल जो हैं वो तोड़े गए, और मुस्तफा कमाल क्यों डाले गए एमक्यूएम से? क्योंकि जो पैसा था वो उसका हिसाब मांगा गया। और एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं था, लेकिन कुछ लोग बड़े दिल के होते हैं। नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम मेरे वालिद का दर्जा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जितना काम किया है, ये बेनजीर भुट्टो ने एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक को बुलाकर जो कराची 2020 जो है तरतीब किया था और प्लान किया था, मैंने उस पर अमल किया है। और मेरे जाने के बाद भी जो काम होगा वो इस पर अमल करके होगा। तो देखिए, प्लानिंग होती है। हर आदमी किसी भी चीज का आप उसको प्लान करके देते हैं, इंजीनियर साथ होते हैं, तरीक़ाकार साथ होता है, और फिर वो पॉलिसी अप्रूव कराई जाती है। और मैं भी यही कहूंगी कि अब तक जितने लोग आए वो अपनी पार्टी से निकाले, मुस्तफा कमाल अपनी पार्टी से निकाले गए। वसीम अख्तर के खिलाफ फैसल वाडा जो है वो गए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 20 महीने में इन्हें 16.5 अरब दिए गए थे। इन्होंने जो है उसका क्या यूटिलाइज किया, एक एक चीज उन्होंने लिखी। और वफरा साहब जो हैं वो खिलाफ है वसीम अख्तर साहब के, तो वो पीएसपी में चले गए। तो इनके भी कोई एक्सपीरियंस नहीं थे, और अल्लाह ताला हर एक को भेज है। तो शैला साहब, अगर मुस्तफा कमाल साहब या वसीम अख्तर साहब के दौर में कहीं कोई किसी भी इदारे में किसी भी लेवल की करप्शन हुई है, तो अब तो वो तमाम इदारे आप लोग के पास हैं। आप वहाँ से तमाम डॉक्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज भी कर सकते हैं। फिर आप लोग, अगर वो लोग करप्ट थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा कि फैसल वाडा नैब में गए और एक बड़े मजबूत केस के साथ गए थे, उनसे पूछने की क्यों नहीं हो रही? जहाँ तक हमारी बात है, हम इदारों में बेहतरी कर रहे हैं। आपको मालूम है कि नईम भाई साथ थे, जरा उनसे आप पूछते कि नेमतुल्लाह खान के जमाने पे कितने खौफ रोक थे कराची में, और फिर एमक्यूएम ने की, फिर बिल्डिंग कंट्रोल में और किस जगह पे कितने थे, फिर एमक्यूएम के जमाने में कितने लोग उसमें आए। जरा पूछे। ये जो है तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने जो है बायोमेट्रिक जिसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो रोज मुलाजमीन की इदारों से निकल रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जमात इस्लाम पार्टी की गुफ्तगू आपने देखी, और इससे पहले वसीम अख्तर साहब भी गुफ्तगू कर चुके हैं। अब इस पर ज़ाहिर पाक सरजमीन पार्टी पीएसपी भी एक कराची की बड़ी स्टेक होल्डर जमात है, और मुस्तफा कमाल साहब ज़ाहिर कराची के मेयर रह चुके हैं। बार बार उनके दौर की सब याद हमें दिलाते हैं। अरशद वोरा साहब पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अरशद साहब, सबसे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब की तजवीज़ पर, ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये जो टैक्स कलेक्ट करने की ये तजवीज़ है, इसको पीएसपी किस तरह से ले रही है? ये 9 अरब रुपए जब कलेक्ट करेगी सिंध हुकूमत, तो उससे कराची के हालात में कुछ बेहतरी आ सकेगी, आपको लगता है? देखें, सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल से ये जो है इन्होंने सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया है वो ये किया है कि मुर्तज़ा वहाब को बिठा दिया और वो समझने लगे कि हमने बल्दियात के हवाले से कराची को फतह कर दिया है। कराची के ऊपर ये मजीद जुल्म करना चाहते हैं, कराची की आवाम को मजीद पीसना चाहते हैं, उनकी सांसें बंद करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने ये हरबाब इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने सारे हरबे तो इस्तेमाल करके देख लिए। पानी नहीं दिया, बिजली नहीं दी, गैस नहीं दी, कचरा नहीं उठाया, अस्पताल में दवाएं बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, कुत्ते के काटने की दवाएं सिंध भर में नहीं मिलती। तो उन्होंने अब आखिरी हरबा बोला कि ये इस्तेमाल करो, कि इनसे बोलो अब पैसा दो, और पैसा लूटने के चक्कर में जो है ये इन्होंने नए टैक्सेस लगा दिए और नए तरीक़ेकार। ये टैक्सेस पहले से एग्जिस्ट करते थे, मुस्तफा कमाल के दौर में ये टैक्स लगा था, तो मुस्तफा कमाल ने टैक्स उस वक्त लगाया था
जब उसने तमाम चीजें पहले डिलीवर की थी, उसने सैकड़ों जो है ग्रीन बसेस डिलीवर की थी, उसने उस वक्त ये टैक्सेस वसूल करने का तरीकाकार क्या था? ये कैसे कलेक्ट किए जाते थे फायर और कंजर्वेंसी टैक्स? देखिए, ये फायर और कंजर्वेंसी तो वाटर बिल में लग के आता था। अच्छा। ठीक है ना, जो कि बीच में खत्म हो गया और उसके बाद, और जाहिर सी बात है खत्म क्यों ना हो, आप डिलीवर क्या कर रहे हो, आप सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहे हो। आपने कराची की आवाम को, आपको अगर बहुत शौक है कराची की आवाम के लिए, दिल में दर्द है, अच्छा, ये खत्म, सिंध गवर्नमेंट ने खत्म किया था। 140 अरब रुपए, अरबाब ये 140 अरब रुपए जमा कर रहे हैं सिंध रेवेन्यू में, सिंध सर्विसेज सेल्स टैक्स 140 अरब रुपए कराची से जमा कर रहे हैं। इनसे कहना कि पहले उसमें से कुछ आधा ही खर्च कर दें भाई, 9 अरब को भूल जाओ, ये 140 में से 60-70 ही खर्च कर दो भाई। आप कराची को अगर सही करना चाहते हो तो कराची में पैसा खर्च कर दो जो कराची से कमा रहे हो। ये तो ड्रामेबाजी है, ये कराची की आवाम को ये चाह रहे हैं कि हमने इस तरीके से इस जगह ले जाकर मारना है कि दोबारा ये उठ ना सके और फिर हम जिस तरह चाहें उसको फंसा करते चलें। अच्छा साहब, ये आपने वाटर बोर्ड में जो टैक्स, वाटर बिल में टैक्स लग के आता था, ये खत्म कब हुआ? ये वसीम अख्तर साहब के दौर में खत्म हुआ? ये पीपल्स पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से खत्म हुआ? कैसे खत्म हुआ? ये वसीम अख्तर से पहले ही खत्म हो गया था, वसीम अख्तर के आने से बहुत पहले खत्म हो गया। अच्छा, तो ये क्यों, किन वजूहात की बिना पर इसको उस वक्त खत्म किया गया, अब इसको दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं? खत्म ऐसा कोई चीज नहीं हुई थी, कलेक्शन का सिस्टम बंद कर दिया था, एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए थे, उनको भी पता था कि जब वो प्रोवाइड ही कोई फैसिलिटी नहीं कर रहे, उनको उनकी आमदनियों की फिक्र थी, वो आमदनियां उनकी दूसरी जगह से बनी हुई थी। कराची के नाम पे जिस तरीके से अरबों रुपए लूट कर चले जाते थे सारे एडमिनिस्ट्रेटर, 10 साल तक एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे हैं, उनमें से आधे एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान छोड़ के बाहर भाग गए। तो अब इनके ये तो पीनट था ना उनके लिए, वो दूसरे तरीके से अरबों रुपए कमा रहे थे, तो उनके लिए ये पीनट था। उन्होंने कहा छोड़ो, उसको दफा करो, और उन्होंने ये टैक्स कलेक्शन बंद कर दिया। और जाहिर की बात है, आवाम को भी, जब आप आवाम से कोई चीज डिलीवर कर रहे हो तो आप उस चीज का टैक्स मांगोगे ना। आप जब कराची में, अभी मैं उस दिन पढ़ रहा था कि 3000 समथिंग आग लग रही है, तो एवरेज दिन की 10 आग हो गई। आप ये देखें कि सर्विसेज क्या है, जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की सर्विस में वो कहते हैं कि आधे तो फायर इंजन हमारे जो है वो डमी है। अगर ये सब बातें होंगी, वो कहेंगे हमें तनख्वाहें नहीं मिली हैं फायर ब्रिगेड का। अच्छा साहब, ये आपने कहा मुस्तफा कमाल के दौर में ये इम्प्लीमेंट हुआ था ये टैक्स, तो ये उस वक्त सालाना ये कितना जमा होता था और इसके बिहाफ पे क्या क्या सहूलियात लोगों को मिलती थी? मुस्तफा कमाल ने ये टैक्स लगाया था जब उसका, मुस्तफा कमाल का लास्ट ईयर था ये। अच्छा। उससे पहले 3 साल मुस्तफा कमाल ने डिलीवर किया था, उस वक्त 1 रुपए का 2007 में यानी ये लगा था जी। उस वक्त मुस्तफा कमाल ने जब जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अब इस चीज को सस्टेन करने के लिए इन तमाम चीजों को जो मैंने कर दिया है, अस्पतालों में दवाएं मिल रही थी, केएमसी के स्कूलों में बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे थे, तो इससे पानी की ये जो सहूलियात मिल रही थी, जब ये टैक्स लगा ही बाद में, तो इससे पहले मुस्तफा कमाल कहाँ, वो पैसा कहाँ से आ रहा था जिससे वो ये सहूलियात बकौल आपके दे रहे थे लोगों को? देखिए, ये तो आप नए टैक्स की बात कर रहे हैं ना। उससे पहले जो केएमसी को ऑक्ट्राई की मद में जो कराची का जो ऑक्ट्राई टैक्स जमा होता था, जिसको कि वफाक ने जो है वो ओजीटी की शक्ल में सिंध हुकूमत के जरिए केएमसी को देना शुरू किया। जो सिंध जो केएमसी के बजट डिक्लेयर होते हैं, तो उस तरह केएमसी चल रही थी। केएमसी को तो आपने ऑक्ट्राई जब बंद किया, तो ये ऑक्ट्राई की मद में जो पैसे जाते थे, वो उस वक्त एक फार्मूला डिसाइड हुआ था, उस फार्मूले के तहत वो पैसे मिल रहे थे, वरना तो केएमसी बिल्कुल ही बंद हो जाती। ये पैसे केएमसी कहाँ और मिलना चाहिए। इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट के पैसे बंद हो गए। कराची पोर्ट ट्रस्ट से 1% पैसा जो है वो कराची, वो केपीटी के उसमें आपके जो इनका आर्टिकल एंड मेमोरेंडम कह ले या जो भी इनके लॉज हैं, उसमें ये फंक्शन लिखा हुआ है कि 1% सेस जो है वो केएमसी को देना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब। अब आने वाले, आज चूंकि वक्त थोड़ा कम है, आने वाले दिनों में इस मौजू पर मजीद भी डिटेल से बात हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, छोटा सा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीएमसी के तहत जो एमडी कैट 2021 का टेस्ट हो रहा है, वो गुज़िश्ता साल भी इंतहाई मुतनाज़िर रहा था, इस साल भी उसमें बहुत सारे तनाज़ात सामने आ रहे हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता साल मेडिकल में दाखिले के एंट्री टेस्ट में जब सिर्फ 20 दिन का वक्त रह गया था, एंड आखिरी वक्त पर पीएमसी ने एक ही सिलेबस के तहत पूरे मुल्क में एंट्री टेस्ट लेने का ऐलान कर दिया था। एंट्री टेस्ट में तैयारी के लिए कम वक्त मिलने पर इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा सड़कों पर आए, अदालत ने एक्शन लिया
और फिर पीएमसी को अदालती हुक्म पर 15 नवंबर 2020 को होने वाले एंट्री टेस्ट को मनसूख करके 29 नवंबर को वो टेस्ट लेना पड़ा था। लेकिन पीएमसी की खामियां यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि मेडिकल एंट्री टेस्ट में आउट ऑफ सिलेबस सवालात और मार्क्स में गड़बड़ पर सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर पीएमसी की सरजनिश की थी और एंट्री टेस्ट के रिजल्ट को सही करने का हुक्म भी दिया गया था। लेकिन अपनी गलतियों को ठीक करने के बजाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट अली रज़ा साहब हमारे साथ पिछले साल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि मीडिया मिसलीड कर रहा है, गलत खबरें फैलाकर स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है। मगर अभी पिछले साल के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुए थे कि पीएमसी ने मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अब एक और मसला खड़ा कर दिया है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी पीएमसी के तहत होने वाले एमडी कैट का इम्तिहान मुतनाज़ बन गया है। 30 अगस्त से ये पेपर शुरू हुए हैं, ये टेस्ट शुरू हुआ जो कि ऑनलाइन लिया जा रहा है और ये 30 सितंबर तक चलेगा। लेकिन ऑनलाइन होने वाले टेस्ट तलबा के लिए मुस्तकिल मुश्किल का बाइस बना हुआ है। स्टूडेंट्स इस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी एमडी कैट का ये टेस्ट पीएमसी की क्रेडिबिलिटी पर कई सवालात उठा रहा है। मुल्क के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं होती, इंटरनेट कनेक्शन का कोई भरोसा नहीं होता और तलबा ये शिकायत कर रहे हैं कि अगर ये टेस्ट के दौरान वाईफाई कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन कहीं मुनक़ता हो जाता है तो फिर उससे पहले के जो सवालात होते हैं नतीजे से वो गायब हो जाते हैं, उनके नंबर्स उनको नहीं मिल पा रहे। इसके अलावा भी कुछ शिकायत स्टूडेंट्स को हैं। उन्होंने एहतजाज भी गुज़िश्ता रोज़ कोयटा में किया जहाँ पे पुलिस ने भी उन पर धावा बोला। अभी क्यों स्टूडेंट्स को ये शिकायत हैं, उनको की क्यों नहीं फराम की जा रही, वो टेस्ट के बाद अपना रिज़ल्ट क्यों नहीं देख सकते और किस हद तक प्रॉब्लम ये तलबा के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अली रज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अली रज़ा साहब, ये ज़ाहिर पिछले साल सिलेबस का एक इशू हुआ था, उस वक्त भी अदालती ऑर्डर पर आपको टेस्ट आगे करना पड़ा था। अब ये जो टेस्ट का तरीक़ेकार है ये 30 अगस्त से 30 सितंबर तक, अब जो स्टूडेंट्स आखिर में टेस्ट देंगे उनको तो तैयारी का फिर बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अली रज़ा साहब, पहले मैं आपकी एक बात को दुरुस्त कर दूं। पिछले साल सिंध हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर नहीं किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारा रिजल्ट गलत है और रिजल्ट को ठीक करिए। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ पिछले साल ये कहा था कि एकेडमिक बोर्ड, कानून के तहत एकेडमिक बोर्ड को सिलेबस अप्रूव करना है, वो पहले अप्रूव करवा लीजिए फिर इम्तिहान लीजिए। इसके लिए 15 दिन आगे किया गया था। तो प्लीज फैक्ट्स को ठीक कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज जहां तक ये है कि बच्चों को टाइम मिलना, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, दुनिया भर में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होते हैं एक दिन में नहीं होते। 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे, आप एक दिन में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कहीं भी नहीं हो सकता। जहां तक बच्चों का ताल्लुक है उनको ये पता है कि इम्तिहान 30 अगस्त से शुरू हो, दे शुड बी रेडी, उनकी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए 30 अगस्त तक। अब अगर एक बच्चे का इम्तिहान 30 को शेड्यूल हुआ, एक बच्चे का 15 को हुआ, एक को 28 का हुआ, वो उनकी शेड्यूलिंग पे है, उसकी भी पॉलिसी है। जो बच्चे पहले रजिस्टर हुए उनको प्रायोरिटी दी गई डेट की, डेट बच्चों ने खुद चूज की। जिसकी रजिस्ट्रेशन पहले थी उसको उसकी तारीख मिली है, जिसको रजिस्ट्रेशन बाद में की उसकी तारीख उसके हिसाब से नेक्स्ट डेट आ गई। तो ये इशू नहीं, देखिए वो तैयारी उनकी मुकम्मल होनी चाहिए थी 30 अगस्त तक किसी भी इम्तिहान के लिए। इसमें डेट शीट के हिसाब से आप ये नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो इशू उठाया जा रहा है इस वक्त, जो आपने अभी जिक्र किया कि जी जगह पे बिजली नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन गिर जाता है और उनके सवालात के जवाबात पूरे रिकॉर्ड नहीं होते, ये कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है और ये फैलाई जा रही है और गलत बात, और इसको हम बिल्कुल क्लैरिफाई करने वाले। देखिए पहली बात, ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम इंटरनेट पे चलता ही नहीं, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है वायरलेस बेस, उस पर चलता है। अच्छा। हर एग्जामिनेशन सेंटर खुद एक पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है, इसमें कोई इंटरनेट से ताल्लुक ही नहीं। तो इंटरनेट गिरना या बिजली गिरना इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। नंबर 2, हर सेंटर के ऊपर जनरेटर्स और यूपीएसएस लगे हुए हैं, तो ये कहीं भी आप किसी भी सेंटर से आपको खबर नहीं आई कि बिजली बंद हो, वो भी नहीं। तो अली रज़ा फिर स्टूडेंट्स की शिकायत क्यों कर रहे हैं कि ये 80-85% स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है और बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं? पहली बात मुझे आप ये बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं 80% बच्चों को फेल किया जा रहा है, पहली बात है इम्तिहान का जो भी रिजल्ट होगा वो तो आएगा, क्यूमुलेटिव होगा जाके अक्टूबर में। अभी ये किस बच्चे को और किसको पता है कि कितने बच्चे पास हुए और कितने फेल हुए? 40,000 बच्चे इम्तिहान तकरीबन ले चुके हैं आज तक। ना आपको पता है ना मुझे पता है इस वक्त कि उस 40,000 में से कितने एग्जैक्टली पास हुए, कितने फेल हुए। हर बच्चे का रिजल्ट उसको इंडिविजुअली उसके सिक्योर्ड पासवर्ड के लिंक के ऊपर जाना है। तो या तो मुझे कोई ये बता दे कि जी 40,000 बच्चों ने अपना रिजल्ट किसी ने क्यूमुलेटिव जमा किया है तो मैं तो मान जाऊं इस बात से, वरना देखिए ये सब चहमगोई हैं। लेकिन नहीं अली साहब, वो इंडिविजुअल बेसिस पे जब एक दूसरे से राब्ते कर रहे हैं और जाहिर है एक से एक वो दूसरे को बता रहा है, तो वो कलेक्टिव करके वो रिजल्ट फिर इसी तरह से अनाउंस कर।
आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान क्या 40,000 बच्चों ने एक दूसरे से बात करके ये कलेक्टिव पूरा कोई रिकॉर्ड बनाया है? अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं अली साहब, एक कहीं ट्रेंड बनाया जाता है, वहां पर सब अपने अपने रिजल्ट्स को शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड्स आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सोशल मीडिया के ऊपर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है हम सब जानते हैं। 400 बच्चे अगर सोशल मीडिया पे शोर मचाएंगे, वो लगेगा कि 4,000 बच्चा शोर मचा रहे हैं। देखिए, ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट बात है, सालों से चल रही है, सिर्फ मेडिकल में नहीं, हर जगह। जो फेल होगा वो शोर मचाएगा। मुझे ये बताइए कि जो बच्चे पास हो रहे हैं वो ये क्यों नहीं कहते? अगर कोई बच्चा जो पास हो रहा है, जो कोई पास हो रहे हैं वो उनके कई ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड्स में वो नजर भी तो नहीं आ रहे, कहीं वो नजर होते आए कि कहीं कोई पीएमसी को सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स भी हों। मैं आपको वो दो चीजें बड़ी क्लियरली बता सकता हूँ। पहली बात, सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये सिस्टम बड़ी एहतियात से हमने इसको टेस्ट किया हुआ, और रोजाना इसकी एक ड्यू डिलिजेंस होती है टू मेक श्योर द सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो ठीक चल रहा है। दूसरी चीज देखिए, रिजल्ट जब कंप्लीट होगा 1 अक्टूबर के बाद, नंबर आप सबके सामने आएंगे उस पर। अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो प्रिजम्पटिव है, वो हम सिर्फ और सिर्फ प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये हो रहा है। रिजल्ट आ जाने दीजिए, तब जाके पता चलेगा कि क्या पोजीशन है। ठीक है, की आज जो भी हम बात कर रहे हैं वो अंदाजे पर। कोई हार्ड कॉपी या की स्टूडेंट्स को फराहम की जा रही है अली साहब? सर, दुनिया में कहीं पे भी आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम छोड़िए, एमसीक्यू बेस्ड में हार्ड कीज और ये पेपर नहीं दिए जाते। ठीक है, अगर सारे एग्जामिनिंग अथॉरिटी हर बार अपने सारे इम्तिहान के पर्चे हवाले कर दें पब्लिक को, तो 3 साल में सारा क्वेश्चन बैंक खत्म हो जाएगा। और फिर वही होगा जो यहाँ होता रहा है कि आपके ये ट्यूशन सेंटर उन्हीं सवालात की कीज बना के बच्चों को कहते हैं रट्टा लगा लो। हम असेसमेंट कर रहे हैं बच्चे की नॉलेज बेस्ड, तो उसने नॉलेज क्या एक्वायर की है, रट्टे के ऊपर तो नहीं हमने चलाना था। सही। और साहब, ये जो 30 दिन तक आप ये लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो 30 रोजाना 2 टेस्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को 60 पेपर्स बनाने पड़ रहे होंगे। ये कहीं लॉ में ऐसा पीएमसी के अपने कहीं कवानीन में ये चीज़ मौजूद है कि आपको एक टेस्ट के लिए अलग अलग पेपर्स आप ले सकते हैं, या एक ही पेपर के तहत आपको? क्योंकि पीएमडीसी के दौर में तो ये एक ही पेपर हुआ करता था यूएचएस का। देखिए, बिल्कुल है मौजूद, और बल्कि इस पे सिंध हाईकोर्ट में पिछले साल एक सवाल उठाया गया था और सिंध हाईकोर्ट ने होल्ड किया था कि नहीं, आप कर सकते हैं। पेपर जो कानून में लिखा है वो ये है कि आप हर बच्चे का सिर्फ एक ही एमटी कैट लेंगे, यानी 1 साल में बच्चा 1 बार एमटी कैट ले। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे 3 बार या 4 बार एमटी कैट, जैसे सैट वगैरह के इम्तिहान दुनिया भर में होते हैं, वो कई बार होते हैं साल। तो इम्तिहान एक ही होगा, मगर वो बेशक 30 दिन में या 32 दिन में हो, दैट इज अलाउड। इस साल भी हमने 9 और 10 अक्टूबर को कोविड के बच्चे जो इफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए डेट्स रखी हैं, ताकि वो आके वो दे सके इम्तिहान, बिकॉज वो नॉर्मल डेट पे नहीं दे पाएंगे। अच्छा, ये जो अलग आपने कहा कि अभी ये जो पास होने वाले हैं वो शोर नहीं मचा रहे, ये जो 4-4 साल मेहनत करके लोग पास हो रहे हैं, फिर आपने उन पर एनएलई का एक और एग्जाम लगा दिया है, तो शोर वो भी मचा रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट अभी उस पर हुआ है, क्यों ये एनएलई को नाफिज किया गया? नहीं, देखिए, एनएलई का इम्तिहान तो 5 साल के बाद होगा, जब वो ग्रेजुएट करेंगे। वो क्यों होगा? जब वो ग्रेजुएट 5 साल कर चुके होंगे, वो डॉक्टर बन चुके होंगे, उसके बाद ये टेस्ट देना क्यों उनके लिए जरूरी होगा? क्योंकि 176 कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जो मेडिसिन पढ़ाते हैं, तो पढ़ के जब बच्चा निकलेगा उसके बाद हाउस जॉब करेगा। एक हम लाइसेंस का इम्तिहान कानून ने लगाया है, मैंने नहीं लगाया, पीएमसी ने नहीं लगाया, कानून ने लगाया। लेकिन तजवीज तो पीएमसी की तजवीज पर ही लगाया हुआ ना कानून ने। जी, कानून ने इसलिए लगाया है, बड़ी सिंपल सी बात कि आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि जो डॉक्टर जिसके हाथ में हम लाइसेंस दें वो इंशाल्लाह उसकी सर्टिफिकेशन है कि ये सेफ डॉक्टर है। अच्छा, मैं और आप हम सब यही चाहेंगे कि जब हम किसी अस्पताल में जाएं तो वहां पे जो डॉक्टर है, हमें ये ट्रस्ट और फेथ होना चाहिए कि ये सेफ डॉक्टर, ये लाइसेंस है। तो उससे पहले जो वो 5 साल अपना कोर्स कंप्लीट करके, अपनी डिग्री कंप्लीट करके अली रज़ा साहब आया होगा, तो वो उन 5 सालों के बाद वो सेफ तस्वुर नहीं होगा? आप ये सवाल कभी सुप्रीम कोर्ट से पूछिए कि उन्होंने कानून के पेशे पे, उनके अपने पेशे पे क्यों लाइसेंस का इम्तिहान लगाया, जहां पे बच्चे 5 साल पढ़ने के बाद बाहर आएंगे LLB करके, तो उनसे क्यों लाइसेंस का इम्तिहान लिया जाता? ये देखिए, दुनिया भर में हर जगह है। लाइसेंसिंग की तो चीज से मुझे नहीं समझ आई आज तक कि लोग क्यों डरते हैं। आप एक कॉलेज की डिग्री लेके आते हैं, उसके बाद आपने एक पेशे में जाना है, वो एक प्रिविलेज है, उसके लिए लाइसेंसिंग दी जाती है। अली रज़ा साहब, सिर्फ न्यू कमर्स ही नहीं जिनको ये एग्जाम देना, सिर्फ वो इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि बहुत सीनियर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, पूरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी इसके खिलाफ है। अजीब बेतहाशा डॉक्टर्स हैं बाय द वे, और बहुत बच्चे हैं जिन्होंने हमें ये भी आके कहा है
कि जी हम इसके बिल्कुल हक में हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अली रज़ा साहब, ये जो बच्चे स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स आपके हक में होते हैं, वो कहीं ना हमें कहीं नज़र आते हैं स्ट्रीट्स पर, ना वो हमें कहीं सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। ये देखिए जी, ये तो अनफॉर्चुनेटली आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये एक हमारे यहाँ एक कल्चर है, जो हक में बोलना चाहता है वो बोलता नहीं है, खामोश रहता है। ठीक है। और वो मचाते हैं जो खिलाफ होते हैं। ये हमारा एक अनफॉर्चुनेट एक कल्चरल ट्रेंड बन चुका है इस मुल्क में। इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा किसी दिन, कि भाई हम लोग सबका हक है बोलने का और हम सबको बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हमारे साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात थे, उम्मीद है कि उनमें से किसी हद तक अली रज़ा साहब जवाब देने में कामयाब रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।